साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है विजन आइस कोचिंग संस्थान के द्वारा जो डेली न्यूज़ करंट अफ़ेयर या डेली न्यूज़ टुडे के नाम से ये करंट अफ़ेयर की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो इसी पीडीएफ को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन-देन P2M का मतलब क्या हुआ? पर्सन टू मर्चेंट, मतलब पर्सन से जो मर्चेंट मतलब दुकानदार। तो P2M पर्सन टू मर्चेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। देखिए, यह योजना यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट लेन देन को कवर करेगी। तो ये महत्वपूर्ण है, किसको कवर करेगी ये याद रखिएगा, P2M को कवर करेगी। इसे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1500 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, पहली चीज की इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा किसको? छोटे व्यापारियों की श्रेणी से संबंधित 2000 रुपए तक के लेन देन के लिए प्रतिदिन प्रति लेन देन मूल्य पर 0.15% का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। 2000 रुपए तक के लेन देन के लिए, ठीक है, उससे ऊपर के लिए की बात नहीं की गई है। प्रोत्साहन राशि का भुगतान जो है वो प्राप्तकर्ता बैंक, जो व्यापारी का जो बैंक होगा जो पैसा प्राप्त कर रहा है उसको किया जाएगा। और इसे मतलब ये 0.15% का जो प्रोत्साहन है वो व्यापारी के बैंक को दिया जाएगा। और इसे जारीकर्ता बैंक, मतलब जो ग्राहक का बैंक है जो पेमेंट कर रहा है, और भुगतान सेवा प्रदाता बैंक और जो ऐप है एप्लीकेशन प्रदाताओं के साथ साझा किया जाएगा। तो किसके साथ साझा होगा? तो व्यापारी के बैंक, ग्राहक के बैंक, जारीकर्ता बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता बैंक और जो ऐप डेवलपर है या जो ऐप प्रोवाइडर है उसके साथ। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्वदेशी रूप से जो विकसित भीम यूपीआई ऐप प्लेटफॉर्म है उसको बढ़ावा देना, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका इस्तेमाल करें। और वित्त वर्ष 2024-25 में 20,000 करोड़ रुपए के कुल लेन देन का जो लक्ष्य है, ठीक है, उसको हासिल करना। फीचर फोन आधारित यूपीआई 123 पे और ऑफलाइन यूपीआई लाइट भुगतान समाधान जैसे नवोन्मेषी उत्पादों को प्रोत्साहित करना। इससे देश के टियर 3 से टियर 6 शहरों तक, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में यूपीआई का विस्तार करने में मदद मिलेगी। इसका मुख्य लाभ क्या है? छोटे व्यापारियों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के यूपीआई सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। इससे होता क्या था पहले, कि जो छोटे ग्राहक होते थे वो यूपीआई से मतलब ट्रांजेक्शन लेना कम करते थे, मतलब वो इसको अवॉइड करते थे, वो कैश में ही पैसा लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ता, उन्हें इस प्रकार का इस पे एक टैक्स देना पड़ता था। तो इससे इनको प्रोत्साहन मिलेगा। इससे पहले 2020 में भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर, ध्यान रखिएगा एमडीआर क्या होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को शून्य कर दिया गया था। अब प्रश्न उठता है कि ये एमडीआर क्या है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो यह वह दर है जिस पर व्यापारियों से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने पर शुल्क लिया जाता था। यदि आप इससे पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ क्या टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, अब बात कर लेते हैं भीम ऐप के बारे में, जिसका पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। यह एक भुगतान ऐप है जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का उपयोग करके सरल, त्वरित एवं आसान लेन देन को सक्षम बनाता है। यूपीआई एप्लीकेशन आप लोग इस्तेमाल ही करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा गूगल पे है, पेटीएम है, इस तरह से कई सारे हैं, ठीक है। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में सम्मिलित करने में सक्षम बनाती है। इसमें बैंक स्वेच्छा से भागीदार बनते हैं। मतलब आपका कोई बैंक है, आप किसी दुकान से कोई सामान लिए, उसका कोई दूसरा बैंक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप अपने यूपीआई से जो है उसे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इसे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने विकसित किया है। यूपीआई की विशेषता क्या होती है? यूपीआई को विकसित किया, ठीक है, और भीम ऐप को भी विकसित किया है। यूपीआई की मुख्य विशेषताओं में पहला है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ये क्या है? बैंक विवरण की बजाय, मतलब आपको बैंक डिटेल नहीं भरनी पड़ती है पेमेंट करने के लिए। बैंक विवरण की बजाय बीपीआर मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग करके धन प्रेषित करें किया और प्राप्त किया जाता है। आप स्कैन करते हैं और पैसा प्राप्त कर सकते हैं और दे सकते हैं। इसमें सिंगल क्लिक 2FA मतलब टू फैक्टर एथेंटिकेशन होता है। एक क्लिक के साथ 2 फैक्टर प्रमाणीकरण की सुविधा होती है इसमें। इंडिया स्टैक इंटीग्रेशन, इंडिया स्टैक के पेमेंट लेयर का यह एकीकृत भाग होता है। और यूपीआई वन वर्ड, मतलब एनआरआई और विदेशी आगंतुक, जो विदेशी लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए यूपीआई द्वारा संचालित वॉलेट चलाया जाता है। मतलब एक वॉलेट दिया जाता है जिससे कि वो अपने पेमेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्हें बार बार अपने जो करेंसी होती है उसको भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ऑनलाइन फॉर्म में डिजिटल रूप से पेमेंट करके सुविधा उठा लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग
एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट बैंक, यहाँ पे जो बात की है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की जो हमने बात की, तो इसी एनपीसीआई का एक है इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, एनआईपीएल। तो एनआईपीएल देखिए, एनआईपीएल ने सिंगापुर स्थित भुगतान कंपनी के साथ साझेदारी की है ताकि वैश्विक स्तर पर यूपीआई की स्वीकार्यता को बढ़ाया जा सके। एनआईपीएल के बारे में बात करें तो इसे 2020 में एनपीसीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। यह भारत के बाहर रुपए घरेलू कार्ड योजना और यूपीआई मोबाइल भुगतान समाधान के विस्तार के लिए समर्पित है। यह आपकी एनआईपीएल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम को मंजूरी दी है। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में बात कर लें तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन को प्रारंभ कब किया गया था? आपको सन याद होना चाहिए, कई बार मिलान करने के लिए, क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या रहा है? देसी गौजातीय नस्लों, गाय की जो गौवंशीय नस्लें हैं, ठीक है, और वो भी देसी, यहाँ ध्यान रखें, देसी गोजातीय नस्लों का विकास और संरक्षण करना। इसमें विदेशियों की बात नहीं की गई है। गोजाती आबादी का आनुवंशिक उन्नयन करना, गोजाती पशुओं के दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना इत्यादि इसके उद्देश्य रहे हैं। इसका कार्यान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? तो पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। इस मिशन के अंतर्गत जो शामिल गतिविधियां उसमें क्या है? वीर्य केंद्रों का सशक्तिकरण करना, कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क बनाना, केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्मों का सुदृढ़ीकरण करना, किसानों का कौशल विकास करना एवं उनमें जागरूकता का प्रसार करना इत्यादि इसके अंतर्गत गतिविधियां हैं। इसी में एक गोकुल ग्राम का भी कॉन्सेप्ट है। गोकुल ग्राम में क्या है? देखिए, इसमें एकीकृत देशी मवेशी विकास केंद्रों के रूप में, एकीकृत इंटीग्रेटेड देसी मवेशी विकास केंद्रों के रूप में 16 गोकुल ग्रामों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और समग्र तरीके से गोजातीय नस्लों का संरक्षण एवं विकास करना है। अब ये जो संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं? इसमें परिव्यय जो खर्चा जो किया जाएगा, इसके लिए जो बजट एलोकेट है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश अवधि 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 3,400 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसमें दो नई गतिविधियां जोड़ी गई हैं। कौन सी? पहला, बछिया पालन केंद्र, एचआरसी। इसमें कुल 15,000 बछियों के लिए, जो बच्चे होते हैं बछियों के लिए 30 आवासीय सुविधाओं के निर्माण को लेकर कार्यान्वयन एजेंसियों को बछिया पालन केंद्रों की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत का 35% तक एक मुफ्त सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरा, किसानों के लिए ब्याज अनुदान। किसानों द्वारा उच्च आनुवंशिक विशेषताओं, हाई जेनेटिक मेरिट वाली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ बछियों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए दुग्ध संघों, वित्तीय संस्थानों या बैंकों के लिए ऋण पर 3% तक की ब्याज छूट दी जाएगी। थोड़ा और देखें, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जो उपलब्धियां अभी तक की रही हैं 2014 से, ठीक है, 2014 से 2024 मतलब 10 सालों का देखें, दुग्ध उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 63.55% की वृद्धि हुई है। दुग्ध उत्पादन में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता जो 2013-14 में 307 ग्राम प्रतिदिन था, वो 2023-24 में बढ़कर के 471 ग्राम प्रतिदिन हो गया। ये आंकड़े महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। डेयरी उत्पादकता पिछले 10 वर्षों में 26.34% की वृद्धि हुई है। कृत्रिम गर्भाधान मिशन के तहत, इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम NAIP जो है 605 जिलों में किसानों के घरों पर मुफ्त कृत्रिम गर्भाधान सुविधा प्रदान करता है। आगे बात करते हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI ने भारत के विप्रेषण मतलब इसको इंग्लिश में रेमिटेंस कहते हैं, कि बदलते रुझान पर प्रकाश डाला है। देखिए, इसके लिए RBI ने 2023-24 के भारत के विप्रेषण सर्वेक्षण के छठे दौर के डेटा का उपयोग किया है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेमिटेंस या विप्रेषण होता क्या है। देखिए, जब प्रवासी मतलब कोई अपने देश से दूसरे देश में जाकर के नौकरी इत्यादि करता है तो वहाँ पे प्रवासी कहलाता है। जब प्रवासी अपने परिवारों की सहायता के लिए अपनी आय का, जो वहाँ इनकम है उसका कुछ हिस्सा नगदी या सामान के रूप में अपने मूल देश, मतलब जहाँ का वह मूल निवासी है, मूल देश अपने घर भेजते हैं, तो इसे रेमिटेंस कहते हैं, विप्रेषण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। RBI ने यह भी बताया कि विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की संख्या 1990 की 6.6 मिलियन से तिगुनी बढ़कर के 2024 में 18.5 मिलियन हो गई है, ठीक। RBI के मुख्य पर्यवेक्षणों पर की एक बात करें, मतलब जो उन्होंने इसमें मुख्य बातें कही हैं। पहला, विश्व बैंक के अनुसार भारत 2008 से लेकर अब तक लगातार वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक विप्रेषण या रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश रहा है। 2010-11 में भारत ने
55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विप्रेषण प्राप्त किया था। 2023-24 में दुगना होकर ये 118.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो ये जो लेटेस्ट वाला है वही याद रखिएगा, पुराना याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विप्रेषण का जो रेमिटेंस का हिस्सा है वर्ष 2000 से लगभग 3% बना हुआ है। जीडीपी का 3% बना हुआ है। देखिए, इससे जो विप्रेषण के सोर्स देश हैं, मतलब जहां से हमें रेमिटेंस मिलता है, भारत आने वाले विप्रेषण में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। अब उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे संयुक्त अरब अमीरात हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया की तुलना में अधिक होगी। पहले क्या था कि हमारे लिए जो रेमिटेंस आता था वो सबसे अधिक कहाँ से आता था? इन खाड़ी देशों से आता था। अब क्या हो गया? अब परिवर्तन क्या हुआ कि अब भारत आने वाला विप्रेषण में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। तो ये लाइन याद रखिए, कई बार दो कथन देकर के कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है रेमिटेंस के संदर्भ में पूछ लेता है, ऐसे प्रश्न कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं। तो अब उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे संयुक्त अरब अमीरात की तुलना में अधिक हो गई है। इस बदलाव का कारण यह है कि अब ज़्यादा भारतीय प्रवासी उच्चतर शिक्षा और कुशल नौकरियों के लिए विकसित देशों की ओर जा रहे हैं। देखिए, जो पहले लोग खाड़ी देश से जाते थे जैसे संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब, यहाँ पे जो जाते थे वो अधिकतर जो है कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोग नहीं होते थे। वहाँ पे लेबर वर्क ज़्यादा होता था, तो अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ पे लेबर वाला कार्य करते थे। तो पहले टेंडेंसी ये थी। अब क्या है कि जो अब पढ़े लिखे लोग हैं उच्चतर शिक्षा और कुशल नौकरियों के लिए वो विकसित देशों की तरफ जा रहे हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ये यूरोपियन कंट्री हो गया, वहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए रेमिटेंस भी हमारा अब विकसित देशों से ज़्यादा आ रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा योगदान करता है हमारे रेमिटेंस में, और यूनाइटेड किंगडम से आने वाला जो रेमिटेंस है लगभग दोगुना होकर के कुल विप्रेषण जितना रेमिटेंस हमें मिलता है उसका 40% हो गया। कहाँ से? अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके से। यदि राज्यवार वितरण देखें तो महाराष्ट्र सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला राज्य बना हुआ, इसके बाद केरल है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। तो पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे केरल, तीसरे पे तमिलनाडु। ये क्रम आप याद रख सकते हैं। विप्रेषण की लागत में भी कमी आई है, मतलब रेमिटेंस को वहां से भारत भेजने में भी कमी आई है। भारत में विप्रेषण भेजने की लागत वैश्विक औसत से कम है, जिसका मुख्य कारण डिजिटल लेन देन का बढ़ता हुआ उपयोग है। वो ऑनलाइन ही वहां से पैसे को यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, अब एक सेकेंड, विप्रेषण का थोड़ा सा महत्व देख लेते हैं। रेमिटेंस का महत्व क्या है? जो रेमिटेंस है वो भारत के व्यापार घाटे के लगभग 42% का वित्त पोषण करता है। भारत आने वाला रेमिटेंस अंतर प्रवाह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से लगातार अधिक रहा है। इसके अतिरिक्त रहन सहन की गुणवत्ता में सुधार होता है। जो रेमिटेंस आता है उससे रहन सहन की से जिस पर पैसा आएगा तो उनका जो इससे उनकी जो जीवन शैली है उसमें क्या होता है? सुधार होता है। आगे चलते हैं। पत्तन आधारित मतलब पोर्ट आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन पहल H2I2 आरंभ की गई। ध्यान रखिएगा, सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन पहल ये क्या है इसको थोड़ा देखते हैं। सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन पहल को राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की चौथी बैठक में लॉन्च किया गया है। इस बैठक में सागरमाला 2.0 में अपग्रेड करने की योजना पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो पहले सबसे पहले बात करते हैं सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन पहल या इनिशिएटिव H2I2 के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रीन शिपिंग, स्मार्ट पोर्ट, मैरीटाइम लॉजिस्टिक, पोत निर्माण प्रौद्योगिकी और संधारणीय तटीय विकास जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना है। इससे अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। इसमें वित्त पोषण, मार्गदर्शन और उद्योग आधारित साझेदारी के माध्यम से अत्याधुनिक समाधानों को विकसित करने को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये है आपका सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन पहल। अब सागरमाला 2.0 की बात करें तो यह पोत निर्माण, मरम्मत, पोत को तोड़ने और पुनर्चक्रण पर ध्यान देते हुए सागरमाला कार्यक्रम को अपग्रेड करेगा। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 को साकार करना, भारत को विश्व के शीर्ष 5 पोत निर्माण देशों में स्थान दिलाना, पत्तन या पोर्ट की हैंडलिंग क्षमता को सालाना 10 अरब मीट्रिक टन तक बढ़ाना है। ठीक है। अब थोड़ा सा सागरमाला कार्यक्रम के बारे में बात करें तो इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिए 2015 में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो हम लोग ने ऊपर बात की वो 2014 में आया था। तो इस प्रकार से कई बार योजनाओं को क्रम लगाने के लिए पूछ लेता, तो आप सन याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों की क्षमता का उपयोग करके देश में आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। इसका लक्ष्य घरेलू और एक्जिम जो निर्यात आयात वाले जो कार्गो होते हैं उन दोनों के लिए लॉजिस्टिक संबंधी लागत को कम करना। मतलब जो घरेलू कार्गो है, जो
देश के भीतर ही चल रहे हैं, और दूसरा जो आयात निर्यात के लिए जो कार्गो इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों के लिए लॉजिस्टिक संबंधी लागत को कम करना। इसको चलाता कौन है, इसको संचालित करने वाला मंत्रालय कौन सा है, तो पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत ये सागरमाला कार्यक्रम चलाया जाता है। इसका शीर्ष निकाय कौन सा, एपेक्स बॉडी इसकी जो है, जो इसके लिए निर्णय लेती है, राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति NSAC। इसी कमेटी ने अभी जो है सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन पहल को लॉन्च किया है। ठीक है, इसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं इस योजना के, सागरमाला कार्यक्रम के। पहला, पोर्ट आधारित औद्योगिकीकरण, पोत का आधुनिकीकरण करना, पोर्ट कनेक्टिविटी, तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग तथा तटीय समुदाय का विकास करना। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं सागरमाला कार्यक्रम की जो प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। जैसे समुद्री अवसंरचना के संबंध में 100 से अधिक पत्तन आधुनिकीकरण परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जिनसे पत्तन की हैंडलिंग क्षमता में 230 मिलियन टन प्रतिवर्ष MTPA की बढ़ोतरी हुई है। पोर्ट कनेक्टिविटी के मामले में क्या हुआ है, 80 से अधिक पोर्ट कनेक्टिविटी परियोजनाओं के माध्यम से 1500 किलोमीटर की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। तीसरा, तटीय समुदाय का विकास किया गया। इसके तहत मछली पकड़ने के बंदरगाह परियोजनाओं ने 30,000 से अधिक मछुआरों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। अब आगे बात कर लेते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD को मंजूरी दी है। देखिए, संशोधित NPDD मतलब संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का उद्देश्य डेयरी संबंधी अवसंरचना का आधुनिकीकरण और विस्तार करना है। इससे इस क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित होगी और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। यदि हम बात करें संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD के बारे में, तो इसे कब प्रारंभ किया गया, 2014 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसे 2021 में नए रूप से पुनर्गठित किया गया था। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, इसे 2014 में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब प्रारंभ किया गया, 2014 में। इसके लिए परिव्यय जो खर्चे की बात है, संशोधित NPDD संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट दिया गया है। इससे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें अवधि जो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की है, के लिए कुल बजट 2790 करोड़ रुपया हो गया। इसका कार्यान्वयन कौन करता है, कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का पशुपालन एवं डेयरी विभाग करता है। पशुपालन डेयरी विभाग के तहत ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी आपका चलाया जा रहा है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 10,000 नई डेयरी सहकारी समितियां DCS स्थापित करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूध की खरीद और प्रसंस्करण व्यवस्था को मजबूत करना। राष्ट्रीय NPDD आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त अनुदान संबंधी समर्पित सहायता के साथ 2 दुग्ध उत्पादक कंपनियों MPC का गठन करना, महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3.2 लाख अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करना। डेयरी क्षेत्र के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 70% है। इस आंकड़े का आप इस्तेमाल कई जगह कर सकते हैं, निबंध लेखन में कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। ठीक है, इस योजना में 2 मुख्य घटक शामिल हैं। पहला घटक क्या है, DCS मतलब यहाँ पे नई डेयरी सहकारी समिति है, डेयरी सहकारी समिति है। तो DCS और MPC क्या है, दुग्ध उत्पादक कंपनियां। तो आपके डेयरी सहकारी समितियां और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के गठन का समर्थन करके विशेष रूप से दूर दराज एवं पिछड़े क्षेत्रों में डेयरी संबंधी आवश्यक अवसंरचना में सुधार करना। उदाहरण के लिए दुग्ध शीतलन संयंत्र, दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाएं और प्रमाणन प्रणाली को विकसित करना। दूसरा घटक क्या है, सहकारिता के माध्यम से डेयरी DTC। यह जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA से सहायता प्राप्त कार्यक्रम है, जो सहकारिता के माध्यम से डेयरी जो है, इसका उद्देश्य 9 राज्यों में उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी अवसंरचना में सुधार करके डेयरी सहकारी समितियों का संधारणीय विकास करना है। अब थोड़ा सा राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD की जो उपलब्धियां रही हैं इन 10 सालों में, उसकी बात कर लेते हैं। रोजगार के संबंध में 30,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किए गए। दुग्ध खरीद क्षमता के मामले में दुग्ध संग्रहण क्षमता में 100.95 लाख लीटर प्रतिदिन का इजाफा हुआ है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के संबंध में बात करें तो 51,777 से अधिक ग्राम स्तरीय दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत किया गया है। 123.33 लाख लीटर की संयुक्त क्षमता वाले मिल्क कूलर स्थापित किए गए हैं। 232 मिलावट का पता लगाने हेतु डेयरी संयंत्रों में उन्नत प्रणालियां स्थापित की गई हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में 82% की वृद्धि हुई है। देखिए, वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2024-25 के बीच मनरेगा के तहत 3,029 करोड़ कार्य दिवस सृजित किए गए थे। यह पिछले दशक की तुलना में 82% की वृद्धि को दर्शाता है। सक्रिय मनरेगा श्रमिकों में से 99.49 का आधार सीडिंग का कार्य भी पूरा हो चुका, मतलब उन्हें आधार से जोड़ा जा चुका है।
अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के बारे में। तो इसे मनरेगा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत मनरेगा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसे किस तारीख से प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी सहित रोजगार उपलब्ध कराना। ये उद्देश्य याद रखें, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 100 दिन का दिया जाता है या 150 दिन की गारंटी दी जाती है। ठीक है, तो 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी सहित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। लाभार्थी जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के परिवार के सभी सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। कवरेज 100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर, ऐसे जिले जो कि 100% शहरी हैं उन जिलों को छोड़कर संपूर्ण देश में इसका कवरेज है। मजदूरी की दरें जो है वो अलग अलग राज्यों में मजदूरी की दरें अलग अलग है। अब मजदूरी तय कैसे की जाती है? मनरेगा के तहत मजदूरी दरें जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक CPI एग्रीकल्चर लेबर में होने वाले परिवर्तन के आधार पर तय की जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये किस पे तय की जाती है। ये जो आपका CPI AL है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक, ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति को दर्शाता है। मनरेगा के तहत जो उपलब्धियां हासिल हैं उसकी बात करें, महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। यह वित्त वर्ष 2013-14 में 48% से बढ़कर के चालू वित्त वर्ष में 58% से अधिक हो गई है। 10% से अधिक की वृद्धि है। जल संकटग्रस्त ग्रामीण ब्लॉक्स की संख्या में कमी आई है। इनकी संख्या वर्तमान में 1456 तक हो गई है, जो पिछले दशक में 2264 थी, 2264 थी। इसमें 35% की कमी दर्ज की गई है। इसी प्रकार से व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के सृजन में वृद्धि हुई है। यह वित्त वर्ष 2013-14 के 17.6% से बढ़कर के वित्त वर्ष 2024-25 में 56.99% तक हो गई है। देखिए बहुत ज़्यादा आप परसेंटेज याद करने के चक्कर में पड़िए, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है और भूल जाती हैं चीज़ें। अमृत सरोवर, प्रथम चरण में देश भर में 68,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। अब बात कर लेते हैं शोनिक वेपन के बारे में। शोनिक वेपन देखिए, सर्बिया ने बेलग्रेड उनकी राजधानी है, सर्बिया ने बेलग्रेड में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए प्रतिबंधित सोनिक वेपन के इस्तेमाल से इनकार किया है। अब ये सोनिक वेपन होता क्या है इसके बारे में बात कर लें। इन्हें एकॉस्टिक वेपन भी कहा जाता है। ये उपकरण लंबी दूरी तक बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इनका उपयोग ध्वनि संदेश, अन्य ध्वनियाँ पहुँचाने के लिए ध्वनि प्रवर्धक एम्पलीफायर की तरह भी किया जा सकता है। इसका कार्य क्या है? इसमें आमतौर पर सैकड़ों आधुनिक ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। ट्रांसड्यूसर्स ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलकर अत्यधिक केंद्रित और प्रवर्धित ध्वनि उत्पन्न करते हैं। फिर इन साउंड बीम्स को संकेंद्रित करके विशिष्ट लक्षित क्षेत्रों जहां पे आपको भेजना है पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है? टिनिटस क्या होता है? बिना किसी बाहरी स्रोत के कानों में गूंजने, भिनभिनाने या अन्य ध्वनियों का अनुभव। मतलब आपको लगता है कि आपके कान में कुछ भुनभुना आ रहा है, जबकि कुछ वास्तव में बाहर कुछ भी भुनभुनाहट नहीं हो रही है। ऐसा होना, सुनने की क्षमता में कमी आना इत्यादि इसके प्रभाव हैं। ये दुष्प्रभाव हैं। ऑटोनोमस सरफेस वेसल्स के बारे में बात करें तो भारतीय और अमेरिकी कंपनियों ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए वेव ग्लाइडर एक ऑटोनोमस सरफेस वेसल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ध्यान रखिएगा, ऑटोनोमस सरफेस वेसल ये जो विकसित किया जा रहा है ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए एक वेव ग्लाइडर है। इसे अमेरिका और भारत दोनों मिल करके इसको विकसित करेंगे। ऑटोनोमस सरफेस वेसल्स के बारे में बात करें तो यह रोबोटिक पोत होते हैं, शिप होती हैं जो समुद्र की सतह पर कार्य करते हुए महासागरीय डेटा रिकॉर्ड करते हैं। ये तरंग शक्ति या प्रोपेलर चलित प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसका लाभ क्या होता है? ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स की तुलना में बड़े पेलोड्स को वहन करने और अधिक बैटरी क्षमता वाली ये होते हैं ये, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके लंबे समय तक संचालन कर सकते हैं। तो ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी पॉजिटिव होते हैं। चुनौतियां क्या? अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले समुद्री क्षेत्रों में इन्हें नेविगेशन में मुश्किल हो सकती है। आगे बात कर लेते हैं समर्थ के बारे में। समर्थ क्या है? टेलीमेटिक्स विकास केंद्र ने दूरसंचार और IT क्षेत्रकों के लिए अत्याधुनिक इंक्यूबेशन कार्यक्रम समर्थ का शुभारंभ किया। ध्यान रखिएगा, समर्थ क्या है? तो टेलीमेटिक्स विकास केंद्र ने दूरसंचार और IT क्षेत्रकों के लिए अत्याधुनिक इंक्यूबेशन कार्यक्रम समर्थ का शुभारंभ किया है। समर्थ के बारे में बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल के विकास को प्रोत्साहित करना, अत्याधुनिक संसाधनों को उपलब्ध कराना और किसी आइडिया को वाणिज्यिक रूप से सार्थक बनाने में स्टार्टअप्स की मदद करना। कार्यान्वयन साझेदार कौन है इसमें? तो
इसको कार्यान्वित करने के लिए कौन कौन पार्टनर हैं? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, एसटीपीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन इसके कार्यान्वयन साझेदार हैं। जलवायु स्थिति 2024 रिपोर्ट के बारे में बात करें, स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024, जलवायु स्थिति 2024 रिपोर्ट को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा प्रकाशित किया गया है। सबसे पहले आपको तो यही याद रखना है, किसने कौन प्रकाशित करता है? WMO प्रकाशित करता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? WHO के अनुसार, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का स्तर पिछले पिछले 8 लाख वर्षों में सबसे अधिक है वर्तमान में। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 10 वर्ष 1850 के बाद से दर्ज किए गए 10 सबसे गर्म वर्षों में शामिल है। मतलब जो पिछले 10 साल हैं आपके 2024, 23, 22, 21 इस तरह से जो 10 साल आपके हैं, ये 1850 के बाद से दर्ज किए गए 10 सबसे गर्म साल हैं। पृथ्वी का क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर मतलब हिमांक मंडल, काफ़ी तेजी से पिघल रहा है। चरम मौसमी घटनाओं के कारण 2008 के बाद से 2024 में सबसे अधिक विस्थापन हुए हैं। अगला है आपका संसद भाषणी पहल। संसद भाषणी पहल महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बहुभाषी संसदीय परिचालन के लिए संसद भाषणी पहल इनिशिएटिव विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। तो किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है या इसको क्रियान्वित किया जा रहा है? लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ये है क्या? ये AI संचालित बहुभाषीय संसदीय परिचालन के लिए संसद के लिए ये विकसित किया गया। मतलब ये अनुवादक है एक प्रकार से, ठीक है। ये एक प्रकार से कई भाषाओं में ये चीज़ों को अनुवाद कर देगा, क्योंकि होता क्या संसद में, देखिए हमारे देश में कई बहुत विविधता है, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो ये क्या करेगा, वो उन भाषाओं में आसानी से किसी की भी स्पीच को अन्य भाषाओं में से क्या कर देगा, अनुवाद कर देगा। संसद भाषणी पहल के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? संसद भाषणी का उद्देश्य संसद से जुड़े कार्यों के संचालन में विविध भाषाओं की सुविधा प्रदान करने और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक व्यापक इन हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान प्रदान करना। भाषणी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निर्मित एक AI संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। तो ये आप याद रखिएगा, यही लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषणी, संसद भाषणी या भाषणी है क्या? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निर्मित एक AI संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। संसद भाषणी के अंतर्गत प्रमुख AI पहलों में AI आधारित अनुवाद, संसद की वेबसाइट के लिए AI संचालित चैटबॉट आदि शामिल हैं। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अश्विनी के बारे में बात कर लें तो देखिए रक्षा मंत्रालय, अश्विनी है क्या? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल राडार LLTR मतलब लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल राडार अश्विनी की खरीद हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान रखिएगा कि अश्विनी है क्या, महत्वपूर्ण यही कि अश्विनी क्या है? अश्विनी एक जो है लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल राडार है। तो अश्विनी है क्या? राडार है एक, ठीक है। तो देखिए यह एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड फेज्ड एरे राडार है जो अत्याधुनिक सॉलिड स्टेट तकनीक पर आधारित है। इसे DRDO की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं राडार विकास प्रतिष्ठान ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इसकी विशेषताएं क्या है? यह तेज गति से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों से लेकर धीमी गति से चलने वाले ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। यह राडार 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र में लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है। इसकी रेंज कितनी है? 200 किलोमीटर। अगला है अपलिंक इनिशिएटिव। अपलिंक इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत अपलिंक इनिशिएटिव से 2023-24 के दौरान कार्बन उत्सर्जन में 1,42,000 टन की कटौती हुई है अपलिंक इनिशिएटिव से। तो अब प्रश्न उठता है कि अपलिंक इनिशिएटिव क्या है? याद रखिए क्या है ये? यह प्रभावशाली प्रारंभिक चरण के नवाचार पर केंद्रित है। इसे डेलाइट और सेल्फोर्स के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया इस इनिशिएटिव को, ठीक है। तो इसे लॉन्च किसने किया? ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। कब? 2020 में। यह ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करता है जो उद्देश्य युक्त और शुरुआती चरण के उद्यमियों को अपने व्यवसायों को उन बाजारों के लिए बढ़ाने में सक्षम बनाता है जो नेट जीरो उत्सर्जन प्रकृति के प्रति सकारात्मक, नेचर पॉजिटिव और न्यायसंगत भविष्य के लिए आवश्यक है। मतलब ये उन नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं जो ऐसे व्यवसाय को अपनाते हैं जो नेट जीरो उत्सर्जन, प्रकृति के प्रति सकारात्मक और न्याय संगत
भविष्य के लिए आवश्यक हो या ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हों। ठीक है, इसका उद्देश्य प्रारंभिक चरण के नवाचारकर्ताओं इनोवेटर्स को समर्थन देना, नवाचार आधारित इकोसिस्टम को सक्षम बनाना और धारणा को प्रभावित करना है। स्क्वाड अलायंस ये भी महत्वपूर्ण है। स्क्वाड अलायंस क्या है, पूछा जा सकता है। अभी तक हमने क्वाड की बात की थी, क्वाड के मतलब हमने अभी तक क्वाड के बारे में सुना था। अब ये स्क्वाड क्या है? स्क्वाड भी एक अलायंस है उसी प्रकार का। देखिए, फिलीपींस ने भारत से स्क्वाड अलायंस में शामिल होने का आग्रह किया है। स्क्वाड अलायंस के बारे में बात करें तो यह एक अनौपचारिक मिनीलैटरल लघुपक्षीय गठबंधन है। यह एक अनौपचारिक मिनीलैटरल लघुपक्षीय गठबंधन है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल है। ध्यान रखिए, 4 देश शामिल हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में आक्रामकता से निपटना, स्थिरता को बनाए रखना आदि है। यह क्वाड से अलग है। जो क्वाड संगठन है, क्वाड संगठन में क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। ठीक है, तो देखिए दोनों में अंतर क्या? दोनों में अंतर सिर्फ भारत का है। स्क्वाड अलायंस में फिलीपींस है और क्वाड में भारत है। दोनों में 4 देश हैं। तो अब फिलीपींस कह रहा है कि भारत को स्क्वाड अलायंस में शामिल होना चाहिए। और क्वाड के कई सारे उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये भी है कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में आक्रामकता से निपटना, मतलब मेनली चीन को काउंटर करना और स्थिरता को बनाए रखना है। ठीक है, तो स्क्वाड अलायंस महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे मिलर उरे परिकल्पना के बारे में बात करें तो एक अध्ययन से इस तथ्य का खुलासा हुआ है कि माइक्रो लाइटनिंग ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में अहम भूमिका निभाई है। यह नवीन खुलासा मिलर यूरे परिकल्पना को चुनौती देता है। तो अब प्रश्न उठता है कि माइक्रो लाइटनिंग होती क्या है? तो देखिए, माइक्रो लाइटनिंग सूक्ष्म विद्युत चमक है। इसका निर्माण तब होता है जब विपरीत रूप से आवेशित धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश होते हैं, पानी की बूंदें अलग अलग होने के बाद, मतलब जब विपरीत रूप से आवेशित पानी की जो बूंदें होती हैं, मतलब कुछ बूंद ऋणात्मक है कुछ धनात्मक है, पानी की बूंदें अलग अलग होने के बाद एक दूसरे के करीब आती हैं। माइक्रो लाइटनिंग की प्रक्रिया बादलों में बिजली बनने की प्रक्रिया के समान है। जैसे जब बिजली कड़कती है तो वहाँ पे भी यही लाइटनिंग वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन जो माइक्रो लाइटनिंग है ये बहुत सूक्ष्म पैमाने पर होती है और बादलों में बहुत बड़े पैमाने पर होती है। मिलर यूरे परिकल्पना क्या थी? इस परिकल्पना में दावा किया गया था कि बिजली के गिरने से पृथ्वी के शुरुआती वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रिया शुरू हुई थी। इसमें सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया था कि जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिकों जैसे कि अमीनो एसिड का निर्माण जल और अकार्बनिक गैसों के मिश्रण में बिजली का प्रवाह करके किया जा सकता है। ये आपका मिलर यूरे परिकल्पना में कहा गया है। हालिया अध्ययन में माइक्रो लाइटनिंग का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों के निर्माण को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, पहले क्या कहा गया था कि जो बिजली कड़कती है, जो जब आपके मौसम खराब होता बिजली कड़कती, उससे होता था। और यहाँ पे जो नया अध्ययन हुआ उसमें माइक्रो लाइटनिंग की बात की, मतलब सूक्ष्म स्तर पे ही ये प्रक्रिया होती है। इसकी लिमिटेशन क्या है? आलोचकों का तर्क है कि बिजली गिरने की घटनाएं बहुत कम होती थीं और ज़्यादातर खुले महासागर में घटित होती थीं। इससे समुद्र में बनने वाले कार्बनिक यौगिक शीघ्र ही जल में फैल जाते थे, जिससे जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक जटिल अणुओं का निर्माण मुश्किल हो जाता था। ये आपका मिलर यूरे परिकल्पना को लेकर के आलोचकों का तर्क रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।